देखिए हमारे पास ओम्स लॉ क्या था, ये था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल लेके आएंगे तो ये हो जाएगा R से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो V इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I R। अब R क्या है हमारे पास, R इज द रेजिस्टेंस। क्या है R? रेजिस्टेंस। R क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है अब हम ये पढ़ेंगे। तो यहां से आप R की वैल्यू निकाल सकते हो V बाई I, यानी कि रेजिस्टेंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट, द रेशियो। ये देखो आपको ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है तो मैंने लिखा रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, नीचे इलेक्ट्रिक करंट दिख रहा है तो टू द इलेक्ट्रिक करंट। ये सिंपल आप डेफिनेशन किसकी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस की लिख सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या रहेगा रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या रहता है? ओम। क्या रहता है? ओम, जिसका सिंबल इस तरह से होता है। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये सिंबल दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा विच यूनिट इज ओम, तो आप रेजिस्टेंस लिख सकते हो, या फिर आपसे आपको ये बोल दिया जाएगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या आएगा? ओम। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है, ओम्स लॉ क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू RI। R इज द कांस्टेंट। हमने किसी, जब भी हम इक्वल लेके आते हैं डायरेक्टली को, तो हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, एक पर्टिकुलर वायर के लिए R की वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है, तो IR के बराबर हो गया। यहाँ पर I इलेक्ट्रिक करंट है, R रेजिस्टेंस है, V पोटेंशियल है। तो अगर पोटेंशियल का आपको पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट लिखना हो तो क्या लिखोगे? वोल्ट। क्या लिखोगे? वोल्ट। और अगर इलेक्ट्रिक करंट का लिखना हो तो क्या लिखोगे? एम्पियर। क्या लिखोगे? एम्पियर। तो एसआई यूनिट जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस का पूछ लिया जाए, या रेजिस्टेंस का पूछ लिया जाए, या फिर आपसे इलेक्ट्रिक करंट का पूछ लिया जाए। क्लियर। तो दैट इज द रेजिस्टेंस। अब हम डेफिनेशन करते हैं कि आखिरकार रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे किया जा सकता है और रेजिस्टेंस होती क्या है। देखिए जो रेजिस्टेंस होती है ना, ये करंट को अपोज करती है। करंट का क्या करती है? अपोज करती है, यानी कि विरोध करती है। विच अपोज इलेक्ट्रिक करंट। हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख ही देते हैं, विच अपोज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच अपोज इलेक्ट्रिक करंट, ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करे? इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करे। जैसे अगर किसी, बात करते हैं, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी कंडक्टर में से निकलना है, जैसे ये हमने एक कंडक्टर मान लिया, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है मान लिया, लेकिन जो रेजिस्टेंस है ना वो इसको अपोजिट करेगी, यानी कि इसका विरोध करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगी? अपोजिट होएगी इसके। ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक करंट कम जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा रहे हैं, तो किसकी वैल्यू कम होगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। यहाँ से भी हमें पता लग रहा है, तो देखिए इस चीज़ से हमें क्या पता लग रहा है? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, R इज इक्वल टू V बाई I। इसका मतलब क्या है? R और I क्या है? यानी कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो, डिक्रीज होगी रेजिस्टेंस, यानी कि उल्टा होएगा।
अगर ये इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। क्लियर? तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझ लेनी है। दोबारा से देखिए, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली होगा। अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल घटेगा तो करंट भी घटेगा। तो जब हम इसको इक्वल लेके आएंगे तो हमें आर से मल्टीप्लाई करना होगा। आर इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, तो इसको आई से मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रिक करंट जो पहले था इसको मैंने आगे ले लिया, इसको पीछे ले लिया, नो प्रॉब्लम। V इज इक्वल टू आई आर, दैट इज द ओम्स लॉ हमारे पास एक्सप्लेन हो गया। उसके बाद हम यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या आ गई, पोटेंशियल बाय इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि R और I दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर का R ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट कम जाएगा। और अगर किसी कंडक्टर का क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है, यानी कि R कम है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा जाएगा। तो यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम होता है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या रहेगी, विच अपोज इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो R क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। अब इस R की वजह से अब बात आती है कि ये कंडक्टर क्या सभी के लिए सेम होती है R की वैल्यू, क्या R किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती है, यानी कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी। तो हम पढ़ते हैं द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो हम पढ़ते हैं फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, या फिर लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। वो कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, यानी कि हमने ये बताना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको इंपॉर्टेंट में लिख लेना। हमने ये बताना है कि वो कौन से फैक्टर्स आपके सामने आते हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो सबसे पहला आता है हमारा, पहला आता है लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर, यानी कि जो आप वायर ले रहे हो, इसकी लेंथ कितनी है। अगर कम लेंथ वाली है, फिर ज़्यादा लेंथ वाली है। इसकी हमने मान लिया 5 मीटर लेंथ है, इसकी हमने मान लिया 9 मीटर लेंथ है। अब हम बताएंगे कि किसमें से इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा जाएगा, किसमें से कम जाएगा, यानी कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और किसकी रेजिस्टेंस कम होगी। हमने यही बात बतानी है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, ये एक वायर है और ये भी एक वायर है। क्लियर? इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं और इसके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को, कौन से इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रास्ता कवर करना पड़ेगा, जिसकी लंबाई ज्यादा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 9 मीटर जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसको रोकने का चांस ज्यादा है, ज्यादा रेजिस्टेंस अपोज करेगी, यानी कि इसके ऊपर रेजिस्टेंस क्या करेगी, ज्यादा लगेगी। जितनी लेंथ ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। लिख सकते हो, कंडक्टर लिख सकते हो, यानी कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर गई,
लेंथ के ऊपर डिपेंड कर गई। हमारे पास एक तो 5 मीटर की वायर थी, एक 9 मीटर की वायर थी, तो किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई? 9 मीटर वाले की। इसका मतलब 9 मीटर में से इलेक्ट्रिक करंट कम जाएगा और 5 मीटर वाले में से इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। सेकेंड फैक्टर हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं? मान लिया हमारे पास एक वायर है, ठीक है, पतली वायर है, और दूसरी वायर है सेम लेंथ की वायर है लेकिन वो मोटी वायर है। लेंथ इसकी 5 मीटर है, इसकी 5 मीटर है, लेंथ सेम है। तो लेंथ सेम है तो रेजिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा अगर लेंथ के अकॉर्डिंग देखें। बट एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि ये लंबाई में एरिया नहीं बढ़ा है, चौड़ाई में एरिया बढ़ा है। यहां पर इतना, मतलब अगर मैं बात करूं, यहां पर छोटा दरवाजा, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि 5 मीटर का दरवाजा है, और एक है आपके पास 5 मीटर का ही दरवाजा है लेकिन वो क्या है? चौड़ाई में ज्यादा है। चौड़ाई में ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? हाइट तो 5 मीटर है इसकी, लेकिन चौड़ाई में ज्यादा है। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ज्यादा फ्लो करेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी में से जाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? कम। इसका मतलब मोटी तार की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? लेस है, और जो पतली तार की रेजिस्टेंस है वो क्या है? मोर है। क्लियर? रेजिस्टेंस ऑफ ये थिन वायर थी, दैट इज द थिक वायर, मोटी को थिक बोलते हैं। तो मोटी तार यानी कि थिन वायर की अगर बात करें और थिक वायर की बात करें तो किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगी? थिन वायर की। थिन वायर हैव मोर रेजिस्टेंस बिकॉज यहां इसका एरिया देखो कितना है? ए है, यानी कि इतना का एरिया। इसका एरिया चेंज हो चुका है, इसको ए डैश मान लेते हैं, तो ए डैश इज मोर देन ए। ए डैश जो है वो ए से बड़ा है। इसका मतलब ये वाला एरिया इससे ज्यादा है। कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो रही है, उनको रोका कम जा रहा है। रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रोकना, इलेक्ट्रिक करंट को रोकना। जब इलेक्ट्रिक करंट रुकेगा नहीं तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड किया? इसका मतलब होता है कि रेजिस्टेंस जो है दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहेगा, देखो इसका ज्यादा था तो रेजिस्टेंस क्या थी? कम, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कम से ज्यादा हो रहा है, ज्यादा से कम हो रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ज्यादा से ज्यादा कम से कम हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर? तो यहां पे आप लिखोगे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the area of cross section। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या रहेगी? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में भी आता है, ठीक है, और आपकी बुक में भी है कि देयर आर 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, वन इज थिन वायर, सेकंड इज थिक वायर, विच वायर हैव मोर करंट पास थ्रू देम। कौन सी तार में से ज्यादा करंट जाएगा? जिसकी, अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। हमने कहा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, तो यहां पर देखना है कि जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगी उसमें से इलेक्ट्रिक करंट कम जाएगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम रहेगी उसमें से इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा जाएगा। तो इसमें से किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? थिन वायर की रेजिस्टेंस। तो हम लिखेंगे थिन वायर हैव मोर रेजिस्टेंस, सो लेस करंट विल बी पास थ्रू इट। थिक वायर इज हैव हाई रेजिस्टेंस, दैट मीन्स more current will be passed through the thick wire। clear? रीजन क्या है? रीजन है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जिसका एरिया ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, जिसका एरिया कम उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। नॉर्मल सी बात है। तो ये 2 फैक्टर आपको बता चुके हैं। अब हमारे पास रहता है लास्ट फैक्टर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार इसमें से क्वेश्चन आया था। ये तीनों ही फैक्टर रेजिस्टेंस के काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ये 1 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है।
कि आपको बताना होगा कि रेजिस्टेंस ये लेंथ के डायरेक्टली होती है या इन्वर्सली होती है। इसी तरह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के या थिन या थिक वायर दे दी जाएगी, या फिर आपको एक लेंथ वाली वायर दे दी जाएगी, एक कम लेंथ वाली वायर दे दी जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से क्रिएट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड फैक्टर, थर्ड फैक्टर है हमारे पास कौन सा, नेचर ऑफ मटेरियल। क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। अब बात आती है कि जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं वो किस नेचर का है, वो किस मेटल का बना हुआ है। जैसे मान लिया एक वायर तो आपकी है आयरन की बनी हुई, एक वायर आपकी है सिल्वर की बनी हुई, एक वायर आपकी है गोल्ड की बनी हुई। अब इन सभी मेटल्स का नेचर अलग अलग है, इन सभी का क्या है, नेचर डिफरेंट है, अलग है। तो अब इनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी रेजिस्टेंस क्या रहेगी। इनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी रेजिस्टेंस क्या रहेगी। जैसे सिल्वर है, सिल्वर का नेचर क्या है, रेजिस्टेंस लो वाला है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट सबसे आसानी से पास हो जाता है। तो इसलिए सिल्वर को क्या बोला जाता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला जाता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो वेरी लो होती है, बहुत ही कम होती है। तो आपको पूछा जाए व्हाई सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही बात आ गई, करंट किसमें से ज्यादा जाएगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो इसका मतलब आपको पूछा जाए सिल्वर बेस्ट कंडक्टर क्यों है, व्हाई सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, तो हम लिखेंगे सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ द सिल्वर इज वेरी लो, which have low resistance that have more current pass through them. So silver is the best conductor of electricity। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनके आंसर दे सकते हो। क्लियर, तो बात पता लगी कि नेचर के ऊपर किस तरह से डिपेंड कर सकता है। तो सभी मेटल्स का जो नेचर है वो अलग अलग होता है। क्लियर, अब देखिए इसको क्या करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने फर्स्ट फैक्टर में पढ़ा था R is directly proportional to L। सेकेंड फैक्टर में पढ़ा था R is inversely proportional to area of cross section। R is inversely proportional to area of cross section। इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं यहाँ पर, R is directly proportional to L by A हो जाएगा। क्लियर, उन दोनों को इकट्ठा कर दिया, दोनों R के इक्वल थे तो मैंने इन दोनों को इस तरह से लिख दिया। क्लियर, R is equal to, अब हम इक्वल लेके आएंगे तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको हम कर देते हैं रॉ से मल्टीप्लाई, रॉ L by A। अब आती है बात व्हाट इज रॉ। रॉ इज द रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी। रॉ इज द रेजिस्टिविटी। रॉ आपकी क्या है, रेजिस्टिविटी। यानी कि ये जो है ना, ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल की रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है, अगर मटेरियल एक ही है तो वो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट किसके लिए रहेगी, सेम मटेरियल की वायर के लिए। सेम मटेरियल वायर, याद रखना, सेम मटेरियल की अगर वायर है तो उसके लिए रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ऑलवेज विल बी कांस्टेंट एट फॉर द सेम मटेरियल वायर। यानी कि अगर वायर आयरन की है तो दूसरी वायर भी आयरन की है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट अगर डिफरेंट है, एक आयरन की वायर है दूसरी सिल्वर की वायर है, तो रेजिस्टिविटी विल बी चेंज्ड, तब रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। यानी कि मटेरियल टू मटेरियल, अगर मैं यहां पे लिखूं मटेरियल टू मटेरियल, मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टिविटी विल बी चेंज्ड। मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टिविटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ये बात आपको याद रखनी है, मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टिविटी विल बी चेंज्ड। यानी कि अगर आयरन की बात करें तो उसकी कुछ रेजिस्टिविटी अलग होगी,
और अगर हम सिल्वर की बात करें तो उसकी रेजिस्टिविटी कुछ अलग होगी। ठीक है, अब यहां से हमें क्या पता चला है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टेंस, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली हैं। यानी कि जो रेजिस्टेंस काम कर रही थी वही रेजिस्टिविटी काम कर रही थी। इसका मतलब मैंने क्या लिखा था, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बिकॉज द रेजिस्टेंस इज लो। अब आप वहां पे ये भी लिख सकते हो रेजिस्टिविटी इज लो बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ लो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो सभी की रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल की, अलग अलग मेटल की अलग अलग रहेगी। ठीक है, डिफरेंट रहेगी। डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी, सेम मेटल हैव सेम रेजिस्टिविटी। क्लियर? तो ये था आपके पास रेजिस्टिविटी। तो अगर हम यहां से रॉ की वैल्यू निकालना चाहें, अगर मैं यहां से क्या करूं, रॉ की वैल्यू निकाल लूं, तो देखिए हमारे पास है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। क्लियर? तो यहां से रॉ किसके बराबर हो जाएगा, R इंटू ए को इधर ले गए, L नीचे आ गया। ठीक है जी। अगर मैं कहूं रो इज इक्वल टू, अगर मैं रो की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो रो कब रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, जब एरिया जो होगा वो 1 मीटर स्क्वायर होगा और लेंथ जो होगी वो 1 मीटर होगी। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज टेकन टू बी 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द वायर इज टेकन टू बी 1 मीटर, देन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। क्लियर? तो यहां पर रेजिस्टिविटी की, आप रेजिस्टिविटी को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए तो यहां रेजिस्टिविटी जो है वो किसके इक्वल हुई, आर के। कब, जब एरिया आपने क्या लिया, 1 मीटर स्क्वायर लिया और लेंथ आपने 1 मीटर ली। यानी कि आप लिख सकते हो रेजिस्टिविटी may be defined as, या रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, मैं यहां से लिख रहा हूं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, ये क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस। कब, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is taken to be 1 meter square and length of wire is 1 meter. That is the definition of resistivity. Resistivity is equal to resistance of the wire when the area of cross section is 1 meter square। आप यहां से टेकन को हटा सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो when area of cross section is 1 meter square and length of wire is 1 meter, that is resistivity। बहुत इंपॉर्टेंट है, what is resistivity। क्लियर? अब इसका यूनिट देखते हैं हम। तो रेजिस्टिविटी का क्या यूनिट रहेगा, देखिए रेजिस्टिविटी किसके बराबर थी, रॉ इज इक्वल टू आर इंटू में ए बाई एल। रॉ इज इक्वल टू आर इंटू में ए बाई एल। आर का यूनिट क्या होता है, ओम। ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ईयरफोन जो होते हैं इस तरह से सिंबल होता है ईयरफोन का। ठीक है, ये इस तरह का सिंबल याद रह जाएगा। और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, लेंथ मीटर में होती है। इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। क्या आ जाएगा, ओम मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। काफी बार आया अभी एग्जाम के अंदर। या तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट पूछा जाएगा, वो क्या था, ओम। और अगर उसके साथ मीटर लगा दिया तो किसका यूनिट बन गया, रेजिस्टिविटी का। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस,
ohm. What is the SI unit of resistance? Ohm. What is the SI unit of resistivity? Is ohm meter. तो ये थी आपके पास रेजिस्टिविटी। क्लियर? उतार लीजिए इसको।